हेलो दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा। आपका आज श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप लोगों को जो क्लासेस की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रही है। तो आज के इस दिन में, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो विशेष पेपर है, खासकर पेपर 5th और पेपर 6th, जो अभी नया सिलेबस है, इस बार लॉन्च किया गया पहली बार। इस पर आज हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश को लेकर के जो है आपका सिलेबस क्या है, उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं इस आज के सेशन में। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की। और पहले बात मैं एक आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस ये चेंज किया है। कुछ विद्यार्थी होंगे जैसे जिनका ऑप्शनल वगैरह बहुत अच्छा रहा होगा, उनको तो लग रहा होगा कि सर बहुत गड़बड़ हो गया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या उनकी तैयारी ऑप्शनल के लेवल पर बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर उनको लगता होगा कि ये जो है बहुत अच्छा हुआ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नया सिलेबस है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ऑप्शनल को लेकर के बहुत अच्छे रहे हों या बहुत सामान्य रहे हों, सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सभी लोग इसमें बेहतर करेंगे। तो चूंकि ये 200 + 200 कितने का है, ये 200 + 200 200 का एक पेपर जो आपका 5th पेपर होगा प्लस 200, इट मीन्स ये आपका जो पेपर होगा वो कितना होगा, ये टोटल आपका 400 मार्क्स आपके हाथ में हैं अगर आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की जो से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अपनी बातों को मैं यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन पर विशेष रूप से बताऊंगा। पहली बात होगी वो होगी कि प्री एंड जो मेंस है, मेंस उसमें क्या अंतर है। दूसरा जो आयाम होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयाम होगा, वो होगा कि जो स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राज्य आधारित प्रश्न हैं या राज्य संबंधित प्रश्न हैं, राज्य संबंधी जो प्रश्न हैं उनको हल करने की रणनीति, उनको हल करने की रणनीति। और जो तीसरा आयाम होगा अपनी आज की इस चर्चा का, वो होगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का सिलेबस है, विशेष रूप से 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे में हम लोग जो पेपर 5th है आज उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उस पर हम लोग आगे किस वे में, किस स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये होगा अपना जो होगा वो होगा पाठ्यक्रम या सिलेबस। तो इन पर आज हम चर्चा करेंगे। अब हम इसमें बिंदुवार स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको प्री और मेंस में एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा या जिनको करने के लिए मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ साथ में आपको और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ इसी रेफरेंस में कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ये कोई नया है एग्ज़ाम या नया सिलेबस है आप इससे अछूते हैं।
जैसे आपको याद होगा, जो पुराने बच्चे हैं, जिन लोगों ने, या आप लोग नए बच्चे भी जो होंगे, वो देखेंगे कि जब 2018 में पहली बार सिलेबस चेंज किया था, और सिलेबस चेंज करने के बाद जब एथिक्स का पेपर जोड़ा गया उसमें, क्योंकि वैसे तो सभी पेपर जो थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी पहले से भी पढ़ते आ रहे थे, चाहे यूपीएससी के दृष्टि से देखिए या फिर जो एग्ज़ाम पहले जो मेंस होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, उसकी दृष्टि से देखिए। लेकिन एथिक्स कुछ नया था, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो यूपी स्पेशल के पेपर्स जोड़े गए हैं, तो उसमें नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 50 to 60% जो सेक्शन है आपका, वो वही पुराना सेक्शन है। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और नया जब एग्ज़ाम रहता है कोई भी, आपने देखा होगा 2018 का जो एथिक्स का पेपर है उसको उठाइए, और जो 2023 का एथिक्स का पेपर है उसको उठाइए, दोनों में क्या देखेंगे? बहुत अंतर है। अंतर किस बात का है? अंतर है कि जो 2018 के क्वेश्चंस थे वो 2023 तक आते आते बहुत स्टैंडर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर इस बात को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि यह पहली बार चेंज हो रहा है, तो इस बार जो आपके संभावना है, जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सामान्य स्तर के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप लोगों को कोई भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर प्री और मेंस में अंतर क्या है। यहाँ देखेंगे कि जो प्री है, प्री एंड जो मेंस का एग्जाम है, मेंस, इसमें अंतर क्या है? देखिए, होता क्या कि आपने प्री में सब कुछ पढ़ा है, यूपी स्पेशल से लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश से जुड़ी इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो, सब आपने पढ़ा। ऐसा नहीं कुछ आपने पढ़ा नहीं है, इन सब चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पढ़ने का नज़रिया था, हमारी जो अप्रोच थी, वो क्या थी? प्री ओरिएंटेड अप्रोच थी। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर अपनी मेंस ओरिएंटेड अप्रोच करनी है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको केवल और केवल अपना जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए, कि यह जो कुछ फूल हैं, ये क्या है? ये फूल बिखरे हुए हैं। क्या है? बिखरे हुए फूल हैं। लेकिन हमको क्या करना है? इन फूलों की एक माला तैयार करनी है। तो माला कैसे तैयार करेंगे? इनको हम सिस्टमेटिक लगा करके, सिस्टमेटिक वे में जब हम इनको लगा देंगे तो क्या होगा? हमारी फूलों की माला तैयार हो जाएगी। बस यहाँ पर वही चीज़ है। आपके पास प्री के फैक्ट्स हैं, मान लीजिए ये आपका प्री है, बिखरे हुए फूल, जो आपने खूब फैक्ट्स रटे हैं वाणी प्रकाशन और कन्या प्रकाशनों की किताबों के माध्यम से। लेकिन आपके पास अभी माला के रूप में जो उसको तैयार करने की वो कला नहीं है, वो आर्ट नहीं है। और वही आर्ट बस आयोग ने आपसे अपेक्षा की है कि आप उस आर्ट में भी पारंगत हों, उसमें भी दक्ष हों। तो बस आपको करना क्या है कि जो प्री के जो चीज़ें हैं उनको सिस्टमेटिक वे में अपने माइंड में, अपने अप्रोच के माध्यम से सिस्टमेटिक वे में करके आपको एक फूलों की माला के रूप में तैयार करना है। तो वो माला आप आराम से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं साथ में आपको और बताना चाहूँगा कि आखिर ये आपको लगता होगा कि सर बता रहे हैं कि ये फूल और माला ये क्या जो है लफड़ा है या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपका प्री में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के मेले, कौन मेला किस क्षेत्र में होता है, अभी तक आपने यही पढ़ा है। ऐसे प्रश्न आयोग में पूछे जाते हैं, तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या जो है चीज़ों को ऐसे सोचने की कि ये इनका हम एनालाइज करें, इनको एनालिटिकल वे में सोचें। लेकिन अब क्या है, जब हम मेंस की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ क्या होगा? हमारी अप्रोच बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के मेले तो हमने प्री में पढ़े,
लेकिन जब इन्हीं मेलों को लेकर के मेंस का प्रश्न बनाएगा तो उस कंडीशन में प्रश्न का रूप कैसा होगा, प्रश्न कैसा बनेगा, उसको हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वो प्रश्न ऐसा हो सकता है, संभावना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में मेलों का योगदान क्या है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो क्या हो गया, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए कि मान लीजिए अभी तक ने क्या हुआ, प्री की दृष्टि से हमने क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के मेले, कौन सा मेला कहाँ है, ये प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही प्री में पूछे जाते हैं। लेकिन इसी को जब हम मेंस की दृष्टि से पढ़ेंगे, देन अप्रोच विल बी चेंज। क्या चेंज होगा उसमें, वो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मेलों के योगदान पर चर्चा कीजिए या उनका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए। तो ये क्या हुआ, हमारे पास क्या था, हमने जो है सामान्य रूप से अभी तक ये जानते थे हम लोग कि उत्तर प्रदेश के मेले कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अप्रोच हमारी चेंज हो गई और उसने इसको एक मेंस के दृष्टिकोण से प्रश्न बना दिया। और उस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि अभी तक आप जो आपका माइंड मेकअप था, आपका माइंड था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो था कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारियां आपके पास थी। लेकिन अब क्या होगा, आप उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय जो चीज़ें हैं, उनके संदर्भ में उन चीज़ों को जोड़ करके देखें, अपना माइंड विकसित करें। क्योंकि कोई भी जो अधिकारी होता है, देखो ये सब चीज़ें लाने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि आयोग जो है कोई बहुत इलॉजिकल काम कर रहा है या उसको ये नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग जो हो सकता है जो जैसे बहुत से यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या उसके बाहर के स्टूडेंट्स हैं अदर राज्य स्टेट्स के, तो उनको लगता होगा कि सर बहुत बड़ा ये नहीं करना चाहिए था, पहला का सिलेबस अच्छा था। अनडाउटली जो है पहले भी चल रहा था सिस्टम, लेकिन जब समय होता है तो समय की मांग के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो अप्रोच है वो चेंज होती है। अब सरकार चाहती है कि हमारे जितने भी अधिकारी आए उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमारे स्टेट की जो भी समस्याएं हैं, जो भी स्थानीय व्यवस्थाएं हैं, जो भी स्थानीय चीज़ें हैं, उन सब की जानकारी विश्लेषण परख हमारे अधिकारियों को होनी चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण को आप ध्यान में रख करके जब मेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है और बहुत जरूरी है। बात समझ गए। अब हम लोग इसके साथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर जो मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बताया था नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर कि हम लोग नेक्स्ट किस पर चर्चा करेंगे, तो वो जो टॉपिक होगा वो जो राज्य आधारित प्रश्न हैं उनको लेकर के, क्योंकि वो टॉपिक भी इसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपका, वो टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे वो कैसे जुड़ा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे जो दूसरा हमारा सेगमेंट था या डायमेंशन था,
दूसरा डायमेंशन था वो राज्य आधारित प्रश्न। राज्य आधारित प्रश्न, इन प्रश्नों को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। इसको करने के लिए आपको 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मैं आज इसके माध्यम से ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि चूंकि आप अभी गंभीर रूप से उससे जुड़े नहीं हैं तो लग रहा हो बहुत हल्की चीज है, लेकिन इसका एहसास आपको तब होगा जब आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसको आप जान नहीं रहे हैं लेकिन आपने प्री में उसको पढ़ा है। तब आपको लगेगा कि सर ने कितनी जो है अच्छी अप्रोच बता दी थी, जिसके माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, राज्य से संबंधित हैं, जो हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इनमें कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो डायमेंशंस हैं, इनको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान रखना होगा। दूसरा राष्ट्रीय संदर्भ में तुलना, कंपेयर टू नेशनल रेफरेंस। और तीसरा होगा वो होगा समसामयिक संदर्भों पर ध्यान, यानी जो करंट रेफरेंसेस हैं, करंट अफेयर्स है हमारा, उससे। अब अभी तक तो आपकी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये लग रहा होगा कि जो है बहुत उलझी हुई चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि आखिर ये इनसे हम यूपी स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो कैसे बनाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं कि कॉन्सेप्ट को लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कोई भी अगर आप टॉपिक ले लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर से ले लीजिए, इकोनॉमी से ले लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी से ले लीजिए, चाहे जिस भी टॉपिक से आप लेंगे, उसमें यह बेसिक चीज़ें रहेंगी आपके उत्तर में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, मान लीजिए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्लासिकल एंड फोक डांस की, शास्त्रीय और लोक नृत्य क्या है, हमने कल्चर में पढ़ा, बहुत सामान्य रूप से हमने जो है तथ्यात्मक जानकारी ले ली, लेकिन यहाँ पर वो मेंस के संदर्भ में हम उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपके को लिखने के लिए जो उसका आपको इंट्रो देना होगा, तो वहाँ पर आपको क्लासिकल डांस क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है या लोक नृत्य क्या है, उनकी अवधारणा समझनी होगी, उनकी अवधारणा लिखनी होगी कि शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं या लोक नृत्य किसको कहते हैं। तो जब आप ये अवधारणा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या है और लोक नृत्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और लोक नृत्य हैं उनमें आप अंतर कर पाएंगे। आप आराम से अगर आप इंट्रो देंगे तो उसमें बता देंगे कि शास्त्रीय नृत्य का आधार ये है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ लोक नृत्य भी प्रचलित हैं जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति विशेष को समृद्ध करते हैं, इनरिच करते हैं। क्या हुआ, आपने इंट्रो के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपना इंट्रो कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसको हम नेशनल रेफरेंस से भी जोड़ सकते हैं। नेशनल रेफरेंस से कैसे जोड़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कोई एक बंधी बधाई या कोई क्षेत्रीय चीज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो है उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक के साथ में मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है। तो ये सब जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान रखते हैं। हमने राष्ट्रीय संदर्भ में भी उसकी चर्चा कर दी। फिर अब लास्ट में आते हैं हम समसामयिक संदर्भों को लेकर के। समसामयिक संदर्भ जो है यानी जो हमारे करंट अफेयर से जुड़ी जो चीजें हैं कि जो हमारी, अब यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ पर फिर आप प्री की तरफ आप पहुंच जाएंगे। जो आपने प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा होगा वहां पर पहुंचेंगे तो आप याद रखिए कि आखिर आपने प्री में जब पढ़ा था तो यूपी गवर्नमेंट कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए, कल्चरल इनरिचमेंट के लिए क्या क्या ऐसे प्रयास कर रही है। जो अगर ऐसे खासकर लोक नृत्य को लेकर के, शास्त्रीय नृत्य को लेकर के अगर कोई ऐसे प्रयास कर रही है तो उनको क्या होगा, हम अपना जो कंक्लूजन होगा उसमें जो है पुट कर देंगे, वो इनपुट में हो जाएगा। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, कुल मिला के आपने क्या देखा, इस तिहरे आयाम ने आपके आंसर को बना दिया। अब ये वो रामबाण है जो आप किसी भी टॉपिक पर, आप कहीं से भी टॉपिक ले लीजिए, इस बात की मैं गारंटी करता हूं कि हर टॉपिक पर ये जो फॉर्मेट आपका एकदम परफेक्ट उतरेगा। कैसे, जैसे एक और मैं आपका टॉपिक ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए, ले लीजिए इकोनॉमी से ही लेकर के कि उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के कि उत्तर प्रदेश के बजट की क्या विशेषताएं हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश, जब पहले हम बजट की अवधारणा समझेंगे कि बजट में कौन कौन से मुख्य स्तंभ या बजट की क्या विशेषताएं होती हैं, बजट क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहां पर हम बता देंगे कि आखिर बजट ये होता है जिसमें आय, वार्षिक वित्तीय आय व्यय का विवरण होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपने इंट्रो में उसको बता दिया। अब इसके बाद में हम नेशनल रेफरेंस पे आ जाएंगे। नेशनल रेफरेंस पर जब हम आते हैं तो क्या होता है, नेशनल रेफरेंस पर देखेंगे तब हम बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में और केंद्रीय बजट और राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 202 के अंतर्गत जो है राज्य बजट की चर्चा की गई है। हमने इसको क्या किया, नेशनल रेफरेंस से जोड़ दिया, और उसके बाद जो बजट की विशेषताएं हैं वो हमको यहां पर लिख देनी है, और फाइनली आपको जो है कंक्लूजन को लेकर के आप दे देना है आपका करंट अफेयर से जुड़े जो कंक्लूजन्स हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बजट में विशेष रूप से इस बार सरकार का फोकस इन बिंदुओं को रहा है, और सरकार ये जो अंतिम दृष्टि से या मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो ये बजट बहुत ही लोक कल्याणकारी और जो है प्रभावी बजट दिख रहा है, या अर्थशास्त्रियों का मानना, विद्वानों का मानना है कि ये बहुत ही लोक कल्याणकारी और जो है प्रभावी बजट रहेगा। तो क्या हुआ, आपने इस फॉर्मेट पर बजट वाले भी क्वेश्चन को कर दिया। तो ऐसा कोई भी, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, मैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि जब आपको मैंने रामबाण दे दिया, इसके बेस पर अगर आप बढ़ेंगे तो यूपी स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के या साइबर क्राइम को लेकर के, या जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध, उसको लेकर के कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसको भी अगर हम देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं, संगठित अपराध की बात करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम पहले इंट्रो में बताएंगे कि आखिर संगठित अपराध होता क्या है, इंट्रो में हमने वो बता दिया, अवधारणा उसकी क्लियर कर दी। उसके बाद नेशनल रेफरेंस में कि जो संगठित अपराध है उसको लेकर के भारत सरकार द्वारा जो है क्या क्या योजनाएं लाई गई, या कौन कौन से जो ऐसी नीतियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या कौन कौन से ऐसे बॉडीज हैं या इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। इसके बाद फिर आप जो यूपी स्पेशल में जो चीजें की गई हैं उनको ऐड कर देना है आपको, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनके लिए प्रयास किए या व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ऐसे सराहनीय प्रयास हुए उनको ऐड कर देना है। और फाइनली आपको कंक्लूजन में जो है, जो भी ऐसी अगर कोई रिसेंट में ऐसी कोई भी बात हुई है तो उसको आपको कंक्लूजन में समसामयिक संदर्भों को लेकर के अपना कंक्लूजन दे देना है। मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक को, इस रणनीति को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इसके साथ में ही मैं ये चाहूँगा कि जब भी अगर आपको ऐसे राज्य आधारित प्रश्नों को लेकर के समस्या हो, आपको पता लगा कि प्री में पढ़ा है और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, तो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से बहुत आसानी से आप अपने प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की अपने दूसरे आयाम को लेकर के। अब हम आते हैं जो जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, वो है उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस। खासकर चूंकि 1 घंटे की क्लास है तो हम यहाँ पर पेपर 5 पर ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर पेपर 5 को लेकर के हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, या जो सिलेबस है उससे जुड़े प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे उसमें जो है हम आयामों को देखेंगे, अपने दृष्टिकोण में, अपनी अप्रोच में कैसे चेंज लाएंगे, इन सब विषयों पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं सिलेबस के अंतर्गत। तो सिलेबस में जब हम देखेंगे विशेष रूप से आपका
पेपर फिफ्थ पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पेपर फिफ्थ को समझने के लिए यहां पर पेपर फिफ्थ को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, इसको सेक्शन ए के रूप में देख सकते हैं और इसको सेक्शन बी के रूप में समझ सकते हैं। अब सेक्शन ए के अंतर्गत विशेष रूप से कौन कौन सी चीजें हम सिलेबस के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है, निर्गत किया गया है, तो कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर उसमें है उत्तर प्रदेश का इतिहास। इतिहास का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं, उत्तर प्रदेश का इतिहास। दूसरा, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। तीसरा आयाम यहां पर रहेगा, वो रहेगा उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना एवं इससे जुड़े मुद्दे। अब मुद्दे क्या होंगे, कौन से होंगे, कौन कौन होते हैं, जैसे एससी एसटी से जुड़ा मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, नगरीकरण से जुड़ा मुद्दा, ये यहां पर होगा। ये यहां पर होगा। इसके साथ में ही जो अगला आपका टॉपिक है, विशेष रूप से फोर्थ जो टॉपिक है, वो होगा आपका उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी है एंड गवर्नेंस, यानी राजव्यवस्था एवं प्रशासन। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये जो है सेक्शन ए के अंतर्गत जो हमारा पेपर फिफ्थ है उसको हमने क्लासिफाइड किया है, उसको वर्गीकृत करके हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो है इनमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इनको हम कैसे आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी ऐसी उसके लिए क्या रणनीति होगी, इस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। सेक्शन बी पर जो अभी हम बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि जगह पर यहाँ पर कम है, साथ में आपको मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ, बी पर बाद में बात करता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इतिहास की। इतिहास आपने राष्ट्रीय संदर्भों में इतिहास को पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास क्या है, या जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन है या आधुनिक है। लेकिन यहाँ पर जो भी इतिहास होगा वो इतिहास आपका होगा उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, या उससे भी पीछे जाएं तो जो आपका जो पाषाण युग है, पुरा पाषाण युग है, नवपाषाण युग है, उनसे जुड़े जो आयाम हैं उनको लेकर के, या फिर हम मध्यकाल में देखें या फिर आधुनिक काल में देखें, तो जो उत्तर प्रदेश से जुड़े संदर्भ हैं, जो घटनाएं हैं, जो स्थल हैं, जो राज्य हैं, जो राजवंश हैं, जो राजा हैं, उससे जुड़ी जो संस्कृति है, उनके संदर्भ विशेष में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको आधुनिक भारत के एक टॉपिक को लेकर के यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा या समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में आपने नेशनल लेवल पर चीज़ों को पढ़ा, अगर यूपी स्टेट के लेवल पर चीज़ों को भी पढ़ा है प्री के लिए, लेकिन उन चीज़ों को आपने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी सिस्टमेटिक वे में आपने नहीं पढ़ा है, एक एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू उसको नहीं पढ़ा है। इट मीन्स यू हैव टू रीड इट एन एनालिटिकल अप्रोच। ओके, तो उसको आपको एनालिटिकल अप्रोच में इसको देखने की जरूरत है। अब एनालिटिकल अप्रोच में उसको कैसे देखेंगे कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश का में 1857 का विद्रोह रहा,
उसमें से जुड़े जो भी अभी आपने 2023 का भी जो पेपर दिया है उसमें भी प्रश्न आया था 1857 के रिवॉल्ट को लेकर के, डेट को लेकर के, किन स्थल पर किस डेट में जो है रिवॉल्ट हुआ, प्रश्न आया था 2023 में, आप लोग देखिएगा। तो हर बार लगभग जो है जब प्री में पूछ रहा है और मेंस में भी पूछ चुका है इससे पहले जो सामान्य सिलेबस था, तो संभावना है कि इससे एक प्रश्न आपका हमेशा बनेगा ही किसी न किसी रूप में। अब वहां पर यह प्रश्न कैसा बनेगा इसको देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कि किस प्री में पढ़ते हम लोग, उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है स्थल है उसका नेतृत्व वहां पर विद्रोह का किसने किया, बरेली में किसने किया, फैजाबाद में किसने किया, इलाहाबाद में किसने किया, कानपुर में किसने किया, लखनऊ में किसने किया, मेरठ में किसने किया, झांसी में किसने किया। ऐसी सामान्य जानकारियां हम लोगों ने अपने जो है प्री के संदर्भ में पढ़ी। लेकिन यहां पर हम इतिहास के जब संदर्भ में देखेंगे तो अप्रोच हमारी बदल जाएगी। जैसे यहां पर अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इतिहास के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा यहां पर प्रश्न बदल जाएगा। जैसे प्रश्न होगा आपका, जैसे आपका ये मान लीजिए प्रश्न है, जो आपका प्रश्न होगा, जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है इतिहास के संदर्भ में, प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का या महिलाओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अब ये क्या हुआ, यहां पर आपका प्रश्न, पहले आपने पढ़ा कि बेगम हजरत महल कहां से जुड़ी थी, लखनऊ से जुड़ी थी। झांसी की रानी कहां से जुड़ी थी, वो झांसी से जुड़ी थी, नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मीबाई, या ऐसे और भी जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी महिलाएं हैं उनको लेकर के विशेष रूप से कि अलग अलग हमने चीजों को पढ़ा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे जो आपका ये प्रश्न एक मेंस की दृष्टि से तैयार हो गया। इसी तरीके से और भी प्रश्न तैयार होने की संभावना है। जैसे उत्तर प्रदेश में के 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा, क्रांतिकारियों को लेकर के हो गया। अगला प्रश्न ऐसा भी बनने की संभावना है, ये अभी नहीं 2023 में तो मान लो एक आयाम पर कोई बन जाएगा प्रश्न, लेकिन आगे आने के, क्योंकि ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है, खासकर आप जानते होंगे, आपने जब नेशनल लेवल पर 1857 का जो रिवॉल्ट पढ़ा है उसमें देखा होगा कि विशेष रूप से जो
तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी अब तक हमने देखा अपना इतिहास वाला सेक्शन कि इतिहास में कैसे कैसे 1857 को लेकर के प्रश्न आते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर कला और संस्कृति की। जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इससे पहले भी बताया, यहाँ पे भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कला और संस्कृति को लेकर के जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न आने की संभावना है। कला और संस्कृति को लेकर के जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न आने की संभावना है, इसको हम देखेंगे कि जो कला और संस्कृति के प्रश्न, जैसा मैंने अभी बताया, इसके अलावा जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अभी मैंने लोक नृत्य की चर्चा की, शास्त्रीय नृत्य की चर्चा की। इसके अलावा अगर प्रश्न आता है जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के नृत्यों को ही लेकर के या लोकगीतों को लेकर के एक प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो प्रश्न एक कई तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि जो रास नृत्य है वो किस क्षेत्र का है, चरकुला किस क्षेत्र का है, या नटुआ नृत्य है वो किस क्षेत्र का है, या कटघोड़ी है किस क्षेत्र का है। तो ये हमने विशेष रूप से प्री के संदर्भ में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हमको फिर वही बात आ जाती है कि चीज़ों को कोरिलेट करना, चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो उसके दृष्टि से हमको यहाँ पर चीज़ों को जोड़ करके देखना पड़ेगा। वहाँ पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आखिर ऐसे इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आप जो है लोक कला और संस्कृति के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको संस्कृति के संदर्भ में ही अगर बात की जाए तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न आपके हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न बन सकता है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है, एक रिच ट्रेंड रहा है, कल्चर रही है, यूपी की परंपरा रही है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ये क्या हुआ, एक आपका ओवरऑल क्वेश्चन बन गया कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को लेकर के एक प्रश्न उन्होंने पूछ दिया कि साहब कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में एक जो है एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है, मूल्यांकन करिए। तो इस प्रश्न में आपको जो आपकी डिमांड की गई है वो डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में आप उनकी विशेषताओं के साथ में बताते रहिए और उसको इस तरीके से आप इसका जो है आंसर करिए। बहुत सीधा सा प्रश्न है, इसका सीधा सा उत्तर होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इतने सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएं हम लोगों से। यहाँ पर प्रश्नों की अप्रोच बदल भी सकती है। जैसे जैसे प्रश्नों की अप्रोच आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, जैसे जैसे समय बढ़ता है, कोई भी परीक्षा हो, जब सिलेबस नया आता है उसके जो प्रश्न रहते हैं वो बहुत सामान्य प्रश्न रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईयर बाय ईयर हम बढ़ते हैं तो उस तरीके से प्रश्नों की जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है, वो भी बढ़ती चली जाती है। तो अब संभावना है कि प्रश्न ऐसा न पूछ करके कुछ थोड़ा डीप में पूछा जाए। वो डीप में कैसे हो सकते हैं? वो डीप में अगर हम देखेंगे तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की किसी एक क्षेत्र विशेष को लेकर के जो नृत्य परंपराएं हैं, नृत्य हैं, उनको लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्यों की चर्चा करते हुए वहाँ के उनके सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन करिए। क्या हुआ, अब ये प्रश्न डीप में चला गया। पहले हमने जो पढ़ा था वो ओवरऑल हमको बस इस क्षेत्र के 2 नृत्य याद होने चाहिए, उस क्षेत्र के 2 नृत्य याद होने चाहिए, कुल मिलाकर के 4 क्षेत्र विशेष रूप से सांस्कृतिक दृष्टि से
यूपी बटी हुई है, तो उसमें हम 4 क्षेत्रों में लिख करके उसको पूरा निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोक नृत्यों की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका जो है मूल्यांकन है, उसके लिए पूछ दिया। इसी तरीके से प्रश्न आपको एक ये भी बनाया जा सकता है कि लोक नृत्य क्या होते हैं, इनका विश्लेषण करते हुए पूर्वांचल क्षेत्र में होने वाले प्रमुख लोक नृत्यों की चर्चा करिए। तो एक प्रश्न क्या हुआ, ये भी बन गया। इसमें आपको विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो नृत्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पर याद ये रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आपको जो है पूछे गए पूर्वांचल के नृत्य और आप वहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य डाल रहे हैं, वहाँ पर आप जो है ब्रज क्षेत्र के नृत्य डाल रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस क्षेत्र के नृत्य पूछे जाएं उन्हीं क्षेत्र के नृत्यों की और उनकी विशेषताओं की आपको अपने उत्तर में चर्चा करनी है, उन्हीं का विश्लेषण करना है। इसी तरीके से आगे पूछ सकता है कि ब्रज क्षेत्र, अब ब्रज क्षेत्र को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि ब्रज क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से एक वहाँ पर समृद्ध विरासत या समृद्ध जो है सांस्कृतिक या सांस्कृतिक परंपरा रही है, और इस दृष्टि के आधार पर ब्रज क्षेत्र के प्रमुख नृत्यों की चर्चा करिए। तो यहाँ पर आपको ब्रज क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनका विशेष रूप से बताना है और उसके बाद आपको ब्रज क्षेत्र के नृत्यों की चर्चा करनी है। इसी तरीके से एक अगला यहाँ पर डायमेंशन या कल्चरल एक तरीके से सेक्टर है यूपी का, क्योंकि मैंने आपको बताया यूपी को कल्चरल दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से 4 विशेष भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र है और ब्रज है और अवध क्षेत्र है। तो अवध क्षेत्र को लेकर के जो सेंट्रल यूपी है आपकी, जिसमें लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव आदि जो शाहजहांपुर आदि जिले आते हैं, इन क्षेत्रों में फैजाबाद आदि, अब तो अयोध्या नाम हो गया उसका, तो अयोध्या लिखिएगा हमेशा। तो अयोध्या आदि जो जिले आते हैं वो जो है अवध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अवध क्षेत्र के नृत्यों को लेकर के भी पूछा जा सकता है कि लोक नृत्यों की परंपरा को बताते हुए अवध क्षेत्र के नृत्यों की चर्चा करिए। तो कहने का मतलब ये है मेरे ओवरऑल कि प्रश्न चाहे जिस भी तरीके से पूछे, ओके। तो यहाँ पर जिस भी क्षेत्र से अगर प्रश्न पूछेगा हम उसका विश्लेषण करेंगे। अब इसके साथ में ही हम देखेंगे यहाँ पर कि जो सामाजिक आर्थिक संरचना है और इससे जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है उसमें आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संरचना है, हिंदू का परसेंट जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू का परसेंट कितना है या अन्य धर्मों का परसेंट क्या है, सामाजिक संरचना आपको बता देनी है। अब इसके बाद में आपको बताना है वहाँ पर जो SC ST को से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित नीतियां हैं SC के और ST के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही नगरीकरण को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट सिटी को लेकर ही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है 2015 का प्रोजेक्ट आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के इसमें 10 स्मार्ट सिटीज शहर इसमें रखे गए हैं, उनमें वहाँ पर इनका विकास किया जा रहा है, तो उनको लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के जैसे भी जो भी प्रश्न आएंगे मैं आगे की क्लासेस में डीप से आपको बताऊंगा कि आखिर उनमें जो है कौन कौन से ऐसे प्रश्न आएंगे या कैसे कैसे जो है आपको उनको हैंडल करना है। तो ये जो सब चीज़ें आप मेंस के दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरीके से इसका एक बड़ा सेगमेंट है, वो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजव्यवस्था और प्रशासन। राजव्यवस्था और प्रशासन की जब चर्चा करेंगे तो पॉलिटी को लेकर के ओवरऑल लगता है कि स्टेट में पॉलिटी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या, ये तो नेशनल पॉलिटी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पॉलिटी के संदर्भ में विशेष रूप से देखनी होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में जब हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है,
पूरे भारत में 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। तो चूंकि ये विशेषता है उत्तर प्रदेश की, इस वजह से द्विसदनीय व्यवस्था को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में जो सिटीजन चार्टर है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो गुड गवर्नेंस को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानून के सुदृढ़ीकरण या शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर सरकार का मूल्यांकन करिए या उसके कार्यों का मूल्यांकन करिए। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए, कुल मिलाकर के आप उसको बहुत आसानी से ऐसे टैकल कर लेंगे। अब चूंकि समय कम है तो नेक्स्ट डायमेंशन भी मैं आपको थोड़ी देर जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसका जो सेक्शन बी है, अभी हम लोगों ने जो चर्चा की थी स्टार्टिंग में, सेक्शन ए सेक्शन बी की, तो जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हम लोगों को क्या यहाँ पर पढ़ना है उसको देखेंगे। सेक्शन बी में अगर देखें तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो ये 3 चीजें हमको यहाँ विशेष रूप से देखने होंगी। एक तो होगी वो यह है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, की व्यवस्था। अगला जो आयाम होगा वो उत्तर प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत विकास, इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो आपके एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत हम जो है जो भी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि उन चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पर पहला जो डायमेंशन, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले डायमेंशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर जो टॉपिक रहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में उग्रवाद, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका बार बार स्टेटमेंट आता है कि मैं उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को नेस्तनाबूद कर दूंगा, इसको बिल्कुल जड़ से मिटा दूंगा। तो इससे जुड़े प्रश्न मूल्यांकन के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ में ही उत्तर प्रदेश की सीमा सुरक्षा, क्योंकि आपने जब यूपी का मैप देखा होगा, यूपी से जुड़े होंगे, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो एक देश है नेपाल से सीमा टच करती है, तो वहाँ पर कुछ सीमा से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जैसे मानव तस्करी है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जाली नोट है, या ऐसी जो समस्याएं हैं, नशा आदि के जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी है, तो ये सब समस्याएं जो है यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये सब हम उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के संदर्भ में देखेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शिक्षा विशेष और स्वास्थ्य विशेष को देखेंगे। शिक्षा में जैसे प्राथमिक और स्वास्थ्य उच्च स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा अवसंरचना है, उसमें उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ तक उसमें कमियां हैं, सरकार इसको के उन्नयन के लिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। ऐसे हेल्थ को लेकर के ही आप देखेंगे हेल्थ को लेकर के कि हेल्थ में को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार, जो कोरोना का दौर रहा उसमें बहुत दिक्कतें आई, तो कोरोना के दौर में क्या हुआ कि सरकार अब हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव कर रही है। इसी के साथ जो सामाजिक आर्थिक विकास होगा उसके अंतर्गत एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो सब हम लोग
अपनी क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे और जो आगे की जो रणनीति रहेगी, कैसे कैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और मेरा जो सोचना है और या मेरी जो रणनीति है, उसके हिसाब से मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग कहीं ज़्यादा बेहतर करें और चीज़ों को बहुत एनालिटिकली मेंस के दृष्टि से प्रॉपर देखेंगे, जो आपको रेगुलर क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।